Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. डिस्कशन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स की श्रृंखला में आज पार्ट 11 प्रस्तुत कर रहे हैं। पार्ट 11 में जो फोकस का बिंदु रहेगा मैनिफेस्टो पॉलिटिक्स इन इंडिया या भारत की राजनीतिक में घोषणा पत्र की स्थिति पर चर्चा करेंगे। ये मेरा जो कंसंट्रेशन का बिंदु होगा यह मैनिफेस्टो, किस पार्टी ने पूर्व में क्या मैनिफेस्टो निर्गत किया इसकी चर्चा नहीं करेंगे। वह कितना अनुपालन किया नहीं किया, क्योंकि आम जनता सब समझती है। घोषणा पत्र कितना झूठा रहता है, कितना सही रहता है, यह आम जनता महसूस करती है। लेकिन एक स्वस्थ प्रजातंत्र प्रणाली देश में विकसित हो रहा है और इसे विकसित करने में सबको कहीं ना कहीं सहयोग देना चाहिए। इसी क्रम में हम इस घोषणा पत्र की राजनीतिक की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसका उद्देश्य होगा कि आम नागरिक घोषणा पत्र के संबंध में जागरूक रहे और इलेक्शन कमीशन भी इस घोषणा पत्र पर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बना सके या कोई गाइडलाइंस घोषणा पत्र के संबंध में गाइडलाइंस बना सके। इन्हीं दोनों उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम घोषणा पत्र पर चर्चा करेंगे। पहले हम देख ले घोषणा पत्र क्या है। कहा जाए कि चुनाव की पूर्व संध्या पर राजनीतिक दल द्वारा जनता के सामने जो एजेंडा लाया जाता है, जो कार्यक्रम लाया जाता है कि चुनाव जीतने के बाद हमारी क्या कार्य योजना होगी, हमारी क्या नीति रहेगी, हमारा क्या एजेंडा होगा, हम कैसे काम करेंगे, किस किस विषय पर काम करेंगे, इन बातों का वर्णन घोषणा पत्र में रहता है। घोषणा पत्र एक लिखित डॉक्यूमेंट्स है, मात्र पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहीं भाषण नहीं है, बल्कि एक लिखित डॉक्यूमेंट्स है, एक लिखित दस्तावेज है जो आम जनता को, आम मतदाता को, आम वोटर को के सामने एक प्रस्ताव रखा जाता है, एक रिक्विजिशन रखा जाता है, एक अर्जी रखा जाता है, आम जनता से एक वादा किया जाता है। अर्थात घोषणा पत्र एक तरह से कहा जाए राजनीतिक दल का एक विजन डॉक्यूमेंट्स है, एक प्रतिज्ञा पत्र है, एक वचन पत्र है, एक संकल्प पत्र है, एक शपथ पत्र है, एक अर्जी है, एक वादा पर्ची है। कहा जाए यह एक प्रपोजल है, जनता के सामने रखा गया प्रपोजल है, लिखित प्रपोजल है। यह घोषणा पत्र सामान्यतः है। घोषणा पत्र के तथ्य कितने लुभावने, कितने मनमोहक, आकर्षक या धोखाधड़ी से भरा होता है, यह आम जनता अच्छी तरह समझती है। एक तरह से कहा जाए राजनीतिक दल में घोषणा पत्र के विषय वस्तु के लिए भी आपस में होड़ रहता है। प्रत्येक राजनीतिक दल अधिक से अधिक कल्याण की बात करती है, अधिक से अधिक लोगों को राहत देने की बात करती है, जबकि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के संदर्भ में यह कहावत है कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स बहुतों में उन्माद फैलाकर थोड़े लोगों को स्वार्थ पहुंचाने के लिए की जाती है। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के संदर्भ में एक बहुत पुरानी कहावत है, पॉलिटिक्स इज मैडनेस ऑफ मेनी फॉर द गेन्स ऑफ फ्यू। कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए बहुसंख्यक में उन्माद फैलाने की बात प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। और मैनिफेस्टो इस प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को शो करता है, एग्जिबिट करता है, एक लिखित डॉक्यूमेंट्स देता है। इसलिए कभी कभी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के बारे में यह भी कहा जाता है टू इग्नोर द फैक्ट्स इज प्रैक्टिकल पॉलिटी। सच्चाई और हकीकत को अस्वीकार कर सिर्फ मत प्राप्ति के लिए कार्य करना व्यवहारिक राजनीतिक है। और जो देश के सामने हकीकत है, सच्चाई है, उसका रॉन्गफुल डायग्नोज किया जाता है। सही उसका कहा जाए कि सही उस पर सोच नहीं बनाकर रॉन्गफुल डायग्नोज करके और अनसुटेबल रेमेडी बताया जाता है, यूटोपियन रेमेडी बताया जाता है। यह
कहीं ना कहीं घोषणा पत्र के यह तथ्य है। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण टूल्स है और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो है उसके संबंध में कहा जाता है कि यह कहीं ना कहीं तत्कालिक लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है। इसका फार रीचिंग कोई विशेष इफेक्ट नहीं होता है, दूरगामी परिणाम नहीं होता है। तत्काल राहत दे करके यह वादा किया जाता है। अतः घोषणा पत्र में जो तथ्य विषय रहते हैं वह बहुत लुभावने रहते हैं, आकर्षक रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट से मतलब नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट से मतलब नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट से भी मतलब है, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक अलग अलग ढंग से करते हैं और आपस में प्रतिस्पर्धा, घोषणा पत्र के लुभावने वादों में आपस में प्रतिस्पर्धा होता है। कोई कह देता है कि हम 10 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे तो दूसरा कह देता है हम 19 लाख देंगे, कोई कहता है 35 लाख देंगे। मैंने यह काल्पनिक बातें, ठीक है, देश में बेरोजगारी की समस्या है, रोजगार मिलना चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं। उसके लिए एक कार्य योजना होनी चाहिए। कार्य योजना की चर्चा करने पर लोग कहते हैं कि बहुत दिनों से इतना पोस्ट खाली है, हम उसे भरेंगे, नया पोस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। साथ ही साथ यह भी बात तय है कि पोस्ट खाली रहना और भरना घोषणा पत्र ही नहीं बल्कि उसके जो आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। वैकेंसी और नीड बेस्ड पोस्ट दोनों में डिस्टिंक्शंस होना चाहिए और घोषणा पत्र में तदनुसार वादा होना चाहिए। हम कर्ज माफ़ कर देंगे, कर्ज माफ़ का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पर, उसको कैसे मीट करेंगे, कैसे हम टैक्स से कलेक्ट करेंगे, इसकी भी चर्चा स्पष्ट होनी चाहिए। अर्थात किसी कार्य करने के लिए टैक्सेशन संबंधी बातें भी स्पष्ट होनी चाहिए। हम कल्याण की बात करते हैं, हम वेलफेयर की राहत की बात करते हैं, लेकिन रिसोर्सेज जो आएगा वह तो टैक्स से आएगा। टैक्स की बात नहीं करते हैं और चुनाव के बाद अधिक से अधिक टैक्स लाद देते हैं उस वादा को पूरा करने के लिए। इसलिए दोनों पर होनी चाहिए कि हम यह कल्याण के काम करेंगे तो हम मेरा टैक्सेशन नीति क्या होना चाहिए, यह कहीं ना कहीं वादा पत्र में स्पष्ट होनी चाहिए। वादा पत्र के विषय वस्तु पर हम आगे चर्चा करेंगे। तत्काल हम कह रहे हैं घोषणा पत्र क्या है, यह कितना तथ्य पर आधारित रहता है या कितना झूठ पर आधारित रहता है, इसे आम जनता समझती है। घोषणा पत्र कहीं न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यह न्यायालय के परव्यू से बाहर रखा गया है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक नॉर्म्स है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई प्रस्ताव देता है और वह प्रस्ताव को दूसरा व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तो एक अनुबंध का जन्म होता है, एक संविदा का जन्म होता है, एक एग्रीमेंट होता है। और यह एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत न्यायालय में चुनौती देने योग्य है। अर्थात कोई राजनीतिक दल अगर जनता के सामने, मतदाता के सामने प्रस्ताव लेके आता है कि हम यह काम करेंगे और जनता उस पर मुहर लगा देती है तो कहीं ना कहीं यह एक अनुबंध हो गया। और यह अनुबंध का अगर पालन सरकार नहीं करती है तब इसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोर्ट के रिव्यू के क्षेत्र में आना चाहिए, मेरा यह मानना है। ऐसे इसमें कई तरह की बातें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो पार्टी का प्रस्ताव है वह सर्वसम्मति से नहीं होता है, इसलिए यह कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्त पूरा नहीं होता है। ठीक है, उनका अपना तर्क है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर प्रस्ताव आया, जनता ने अपना मत देकर उसका समर्थन कर दिया तो एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत आना चाहिए। अगर इस पर विवाद है तो मैं माननीय न्यायालय से भी अनुरोध करूंगा कि स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर कहीं न कहीं रूलिंग दे, कुछ गाइडलाइंस बनाने को इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे। पहला। दूसरा जो पक्ष है कि इस घोषणा पत्र को इलेक्शन कमीशन चाहे तो इन्फोर्स कर सकती है, मेरा मानना है।
पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जो इलेक्शन कमीशन कार्य करती है, एक संवैधानिक आयोग है, स्वतंत्र आयोग है। वह किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता निर्गत करता है, उसकी मान्यता को भंग कर सकता है, किसी भी राजनीतिक दल को अपने यहाँ पंजीकृत कर सकता है और इस मान्यता के लिए कहीं ना कहीं कुछ शर्त निर्धारित है। वह शर्त पालन करने पर मान्यता देता है। इतना ही नहीं, प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए चुनाव आयोग कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित करता है, उसकी आचरण निर्धारित करता है। जब राजनीतिक दल का मान्यता देता है, उसकी मान्यता को रद्द कर सकता है, राजनीतिक दल को पंजीकृत कर सकता है, उसके पंजीकृत को भंग कर सकता है, राजनीतिक दल को सिंबल अलॉट करता है। जब यह सब कार्य कर सकता है, राजनीतिक दल के लिए कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित करता है, तो मैनिफेस्टो इन्फोर्समेंट के लिए क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन कार्य कर सकता है। वैधानिक दृष्टि से इलेक्शन कमीशन सक्षम है इसे करने में, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, और जो नियम का इंटरप्रिटेशंस है उस आलोक में इलेक्शन कमीशन सक्षम है इसे करने के लिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अतः इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अपने यहाँ किसी से आदेश लेने की जरूरत नहीं है। वह पीपुल्स रिप्रेजेंटेशंस एक्ट के तहत जो कार्य करना है, जो राजनीतिक दल को के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित करता है, उसी समय उसी के तहत एक मैनिफेस्टो इन्फोर्समेंट एजेंसी अपने आयोग के अधीन एक मैनिफेस्टो इन्फोर्समेंट एजेंसी का गठन करे, घोषणा पत्र प्रवर्तन अभिकरण का गठन करे, जिसका यह दायित्व हो कि वह सभी राजनीतिक दल से समय पर घोषणा पत्र की प्रति प्राप्त करे और प्रत्येक वर्ष सरकार से इस घोषणा पत्र के अनुपालन प्रतिवेदन की मांग करे। कम से कम वर्ष में एक बार वार्षिक प्रतिवेदन इलेक्शन कमीशन का यह एजेंसी मांग करे, उसे अपने यहाँ संधारित करे और जनता के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिलीज करे। प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है, तो एक वर्ष सरकार पूरा कर लेती है तो घोषणा पत्र संबंधी अब तक क्या कार्य की, दूसरा वर्ष पूरा कर ली, उस समय तक घोषणा पत्र पर क्या क्या अनुपालन हुआ, प्रतिवेदन सरकार से मांगे, तीसरे वर्ष में भी मांगे, चौथे वर्ष में मांगे, पांचवा वर्ष तो जनता स्वयं चुनाव में उसे जो करना होगा कर देगी। अर्थात 4 वर्ष तक यह जो है मैनिफेस्टो इन्फोर्समेंट एजेंसी इलेक्शन कमीशन के तहत कार्य करे और जो पूरी तरह आम मतदाता के लिए, चूँकि मतदाता के संबंध में मतदाता का सूची तैयार करता है, मतदाता का इनलिस्टमेंट करता है, सब कुछ करता है, तो इलेक्शन कमीशन सक्षम है। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि इस तरह के कमीशन, इस तरह का अभिकरण इलेक्शन कमीशंस बनाए। पहला। दूसरा जो है घोषणा पत्र के अनिवार्यता। बहुत से राजनीतिक दल घोषणा पत्र घोषणा करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं और चुनाव में ऐसे ही भाग लेते हैं। नहीं, घोषणा पत्र सभी राजनीतिक दल, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है और पंजीकृत राजनीतिक दल है, उनके लिए घोषणा पत्र अनिवार्य कर दिया जाए। फर्स्ट। तीसरा जो है घोषणा पत्र राजनीतिक दल को कब निर्गत करना चाहिए, इस संबंध में भी गाइडलाइन स्पष्ट होना चाहिए। कभी कभी देखता है कि कल चुनाव है और आज घोषणा पत्र निर्गत हो रहा है, कभी कभी तो फर्स्ट फेज का चुनाव पार कर जाता है तब घोषणा पत्र निर्गत कुछ राजनीतिक दल करते हैं। ऐसी बात नहीं है। यह तय है कि चुनाव प्रचार जिस दिन से प्रारंभ होता हो उसके पूर्व संध्या पर सभी को घोषणा पत्र, सभी राजनीतिक दल को घोषणा पत्र निर्गत कर देना चाहिए। अर्थात एक चुनाव की अधिसूचना हुई, अधिसूचना के बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बाद जो फाइनल उम्मीदवारी तय हो जाती है और सिंबल अलॉट हो जाता है, तो उस सिंबल अलॉटमेंट की तिथि जो निर्धारित है उसके पूर्व कहीं न कहीं सभी राजनीतिक दल को घोषणा पत्र निर्गत करना अनिवार्य कर दिया जाए। यह टाइमिंग के संबंध में है कि घोषणा पत्र कब निर्गत किया जाए, क्योंकि राजनीतिक दल को प्रचार में जाने के पूर्व, अर्थात राजनीतिक दल का उम्मीदवारी तय हो जाने के बाद सिंबल अलॉट होने के साथ ही घोषणा पत्र निर्गत कर दिया जाना चाहिए। फर्स्ट फेज के चुनाव के पूर्व
यह घोषणा पत्र निर्गत करने की एक तरह से मार्गदर्शन चुनाव आयोग द्वारा निर्गत किया जाना चाहिए। या इसलिए टाइमिंग स्पष्ट हो गया। घोषणा पत्र के इन्फोर्समेंट एजेंसी, इन्हीं दो बातों पर आज मैं फोकस करूँगा और मेरा जो चिंतन का विषय है, अनुरोध है कि आम मतदाता इस पर चिंतन करे, मनन करे, इसको देखे, समझे, अपने विचार व्यक्त करे। अगले दिन घोषणा पत्र का क्या विषय वस्तु होना चाहिए, इस पर एक अलग से इसी पॉलिटिक्स घोषणा पत्र पॉलिटिक्स के तहत घोषणा पत्र की विषय वस्तु क्या होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। यह चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए आज जो है घोषणा पत्र क्या है, घोषणा पत्र के लिए एक इलेक्शन कमीशन को अभिकरण बनाना चाहिए, इन्फोर्समेंट अभिकरण बनाना चाहिए। माननीय न्यायालय को इस पर संज्ञान लेते हुए मार्गदर्शिका बनाने का निर्देश देना चाहिए। साथ ही साथ घोषणा पत्र कब निर्गत किया जाए, इसके टाइमिंग पर हम चर्चा किए। यह तीनों बातें पर आज का मेरा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।